नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन क्या यह रोजगार की भी भाषा है? रोजगार के कितने अवसर हैं? अभी दाखिला का समय है। अगर आप दाखिला लेने जा रहे हो तो आपके मन में कई तरह की दुविधा उत्पन्न होती होगी कि किस सब्जेक्ट में एडमिशन लें। साहित्य में, सोशल साइंस में, साइंस में, कई तरह के अगर उसको देखते हैं तो अगर स्टूडेंट्स के मनोविज्ञान के देखें तो उनको लगता है कि नहीं, हिंदी में हम नहीं लें क्योंकि इसमें रोज़गार का अवसर नहीं है। बाज़ारवाद के खास करके हर चीज़ को बाज़ार के दृष्टिकोण से देखा जाता है, लेकिन यह सुखद बात है कि हिंदी में भी कई तरह के अवसर आज मिलने शुरू हो गए हैं। न सिर्फ शैक्षणिक संस्थाओं में इसकी ज़रूरत है, बल्कि इस हम लोग पत्रकारिता में या अन्य टीवी सीरियल्स में या कई तरह के ऐसे नए क्षेत्र हैं जहां आज हिंदी की ज़रूरत पड़ रही है। तो कौन कौन से वो क्षेत्र हैं, इस पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं डॉक्टर देवेंद्र चौबे। आप जेएनयू विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं और खास ही करके हिंदी का क्या विस्तृत स्वरूप हो, किस तरह से हिंदी को प्रोत्साहित किया जाए और क्या हिंदी के लिए किया जाए, इन सब पर आप चिंता करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके नॉलेज और अनुभव से हम लोग को यह जानने का मौका मिलेगा कि कैसे हिंदी को लेकर कोई अपना रोजगार पा सकता है, कोई किसी को नौकरी मिल सकती है, या कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जिसमें रोजगार तलाशा जा सकता है। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर चौबे को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना व्याख्यान शुरू करें और हम लोगों को लाभान्वित करें। वेलकम है सर। हाँ, धन्यवाद अमरेंद्र जी। हिंदी का महत्व को बहुत गहराई से देखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा है। इसको लोग राजभाषा भी कहते हैं, और इसी के साथ साथ हम मान कर चलते हैं कि हिंदी इस देश में सबसे अधिक संख्या में बोली जाने वाली भाषा भी है। गांधी जी कहते थे कि हिंदी एक हमारे पूरे राष्ट्र की या पूरे देश को अगर जो भाषा जोड़ सकती है वह एक ही भाषा है, और उसको कहते थे कि हिंदी के अंदर वह क्षमता है कि पूरे देश को एक साथ जोड़ सके। और इसीलिए जब आज के समय में जहाँ पर यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, रोजगार के अनेक तरह के संसाधन हमारे सामने खुल रहे हैं, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि हिंदी पढ़ना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, या हिंदी पढ़ करके या हिंदी में अध्ययन करके हम कितने तरह के रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर से भारतीय समाज में एक धारणा बनी है कि भाषा का अध्ययन करना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। हम लोग मानते हैं कि भाषा का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। यह भी कहा जाता है कि अगर आप एक बेहतर मनुष्य बनना चाहते हैं और देश का एक अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं तो अपनी देश की भाषा पर, अपने राष्ट्र की भाषा पर हमें गर्व करना चाहिए। और हिंदी सिर्फ हमारे आत्मसम्मान की भाषा नहीं है, बल्कि हिंदी पढ़ने का अर्थ यह भी है कि आपके सामने काम करने के अनेक रास्ते खुलते हैं। अब जैसे हिंदी की पढ़ाई आपने स्कूल के समय में की होगी, और स्कूल के बाद फिर आप 10वीं की परीक्षा पास करते हैं, फिर 12वीं की परीक्षा पास करते हैं, और वहाँ से हिंदी में पढ़ने का महत्व बनना शुरू हो जाता है। अभी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरे देश के, खास तौर से उत्तर भारत के तरह तरह के या जगह जगह से छात्र दिल्ली आ रहे हैं, और यहाँ पर अनेक तरह के विषय हमारे सामने हैं। इतिहास में लोग दाखिला लेते हैं, समाजशास्त्र में लेते हैं, इकोनॉमिक्स में लेते हैं, या कॉमर्स में लेते हैं। तो हम लोग मानते हैं कि उसी तरह से हिंदी का भी महत्व है। और आप यह मान कर चले कि अगर आप हिंदी में अध्ययन करते हैं तो हिंदी में पढ़ करके आपके सामने रोजगार के कई अवसर खुलने वाले हैं, और रोजगार के बहुत सारे अवसर खुलने वाले हैं। अब जैसे आपके सामने जो पहला सवाल होगा कि हम बीए में अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में या देश के किसी भी विश्वविद्यालय में, चाहे रांची विश्वविद्यालय में, पटना विश्वविद्यालय में, या भोपाल विश्वविद्यालय में, या हैदराबाद में, ये सब एक तरह से हिंदी अध्ययन के बहुत बड़े केंद्र हैं। हैदराबाद में हिंदी की पढ़ाई कहिए कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान से हो रही है, और वहाँ पर या नागपुर में या वर्धा में हिंदी एक तरह से केंद्र में रही, हिंदी भाषा केंद्र में रही है। अब देखते हैं कि अब जब हम आज के समय में एक तकनीकी रूप से हिंदी पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या मौका मिलेगा।
हम लोग यह भी मानते हैं कि हिंदी का जो पूरा महत्व है या जो समाज विज्ञान का जो महत्व है, जिस तरह से अर्थशास्त्र या कॉमर्स की पढ़ाई करके आप मैनेजमेंट में या जो दूसरे अर्थशास्त्र के क्षेत्र वहाँ आपको नौकरी मिलती है, ठीक उसी तरह से हिंदी एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ करके या जिसको अध्ययन करके हिंदी में आप 3 तरह के क्षेत्र में नौकरी पा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये तीनों क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत बड़ा आपके लिए रास्ता खोलते हैं। जैसे पहला क्षेत्र है मीडिया का, या जिसको हम संचार माध्यम कहते हैं, और दूसरा क्षेत्र है अनुवाद का क्षेत्र है। अनुवाद भी या अनुवाद की पढ़ाई करके आपके सामने एक बड़ी दुनिया खुलती है। या इसी तरह से जो तीसरा क्षेत्र है हिंदी पढ़ने का, वह शिक्षण का है या टीचिंग का है। तो हम सीधे तौर पर कहते हैं कि हिंदी में पढ़ाई करके या हिंदी में पढ़ करके आपके सामने ये 3 रास्ते खुलते हैं, और मैं कहूँगा कि तीनों रास्ते बहुत बड़े रास्ते हैं। अब जैसे अगर आप 12वीं की कक्षा के बाद अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी भी विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई शुरू करते हैं और हिंदी में ऑनर्स लेते हैं या पास कोर्स में भी हिंदी पढ़ते हैं, तो आपके सामने संचार माध्यम का रास्ता धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है। अब जैसे जो हमारे सामने मीडिया है, मीडिया का 3 या कहते हैं कि हम लोग संचार माध्यम के 3 क्षेत्र होते हैं। एक हमारी पत्र पत्रिकाएं हैं, दूसरा हमारे सामने आकाशवाणी है, और तीसरा हमारे सामने टेलीविज़न के चैनल हैं। और इन तीनों में एक तरह से कहिए कि हिंदी की पढ़ाई करके आपको बड़े बड़े रोजगार के अवसर मिलेंगे। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में अखबार का बहुत बड़ा महत्व रहा है, और हिंदुस्तान में हिंदी का जो पहला अखबार है या हिंदी का जिसे हम लोग पहला समाचार पत्र कहते हैं, वह 1826 में शुरू हुआ था, और उस अखबार का नाम था उदंत मार्तंड। तब से ले करके आज तक हिंदी में तरह तरह के अखबार छपे। आज अखबार है या हिंदुस्तान है या जनसत्ता है या राष्ट्र सहारा है या नवभारत टाइम्स है या इस तरह के दैनिक भास्कर हैं या दैनिक जागरण है, ऐसे अनेक अखबार हैं। तो जब ही आप बीए की पढ़ाई पूरी करते हैं, और जाहिर है कि एक जो हमारे साथ जो सबसे बड़ी सुविधा होती है कि हमेशा यह माना जाता है कि अच्छी हिंदी लिखने वाले या अच्छी हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी सुविधा की बात है कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर हिंदी भाषा हमें जन्मजात एक तरह से उत्तर भारत, खास तरह से उत्तर भारत में एक जन्मजात स्तर पर हमें हिंदी एक तरह से मिलनी शुरू हो जाती है। लोग ये भी कहते हैं कि हिंदी की जो क्षेत्रीय जो क्षेत्र हैं, जहाँ पर अवधी है, भोजपुरी है या मगही है या राजस्थानी है, तो ये क्षेत्रीय बोलियां हैं। लेकिन इन सब को लेकर के 1900 के बाद हिंदी के जो पहले एक तरह से कहिए कि व्यवस्थित जो समाचार पत्र या पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, और जब वो 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, तब उन्होंने एक तरह से हिंदी के महत्व को समझा और कहा कि हिंदी के जरिए हम पूरे देश में फैल सकते हैं। और आज आप जानते हैं कि पूरे देश में हिंदी का अखबार की संख्या बहुत अधिक है, और उन अखबारों में काम करने वाले बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। हिंदी का अखबार में जिनको नौकरी मिलती है उन्हीं को मिलती है जिन्होंने हिंदी की पढ़ाई ठीक से की है, और उसके साथ साथ जिन्होंने पत्रकारिता में एक अलग से व्यावसायिक स्तर पर हिंदी पत्रकारिता का एक साल का जो पाठ्यक्रम होता है, जैसे भारतीय जनसंचार संस्थान है या इस तरह के देश में अनेक पत्रकारिता के संस्थान हैं जहाँ पर हिंदी में एक तरह से पत्रकारिता की शिक्षा दी जाती है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि स्नातक स्तर पर पढ़ाई करने के बाद, बीए में हिंदी की पढ़ाई करने के बाद आप 1 साल का कहीं से भी, चाहे दूरदर्शन में मीडिया का कोर्स करिए या फिर आप रेडियो का कोर्स करिए या फिर आप हिंदी पत्रकारिता का कोर्स करिए, तो ये पाठ्यक्रम करके आपको मीडिया में या जनसंचार के जो तीनों माध्यम हैं, पत्र पत्रिकाएं, आपका आकाशवाणी और आपका टेलीविज़न, इन तीनों जगह आपको काम करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। और यह मत भूलिए कि इसमें आपको बहुत कम पैसा मिलेगा। आज हिंदी के पत्रकार एक अच्छे संस्थान में जब आप ज्वाइन करते हैं, चाहे आप अखबार में ज्वाइन करें, हिंदुस्तान में करें या नवभारत टाइम्स में करें, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। अगर आपने पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से की है, आपको हिंदी लिखना ठीक ठाक आती है, आप हिंदी ठीक से बोल सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि एनडीटीवी में या दूसरे चैनल्स में लोग
कई बार बहुत अच्छी हिंदी आपको सुनाई पड़ती है किसी संवाददाता के जरिए, और कई बार आपको ऐसे भी हिंदी सुनाई पड़ती है जो लड़खड़ाती हुई होती है। तो हम मानते हैं कि आप जितना बढ़िया हिंदी भाषा पर आपका कमांड होगा, उतना ही आपको हिंदी में बेहतर तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो और यह मान के चले कि बहुत अच्छी सैलरी मिलती हिंदी में। एक पत्रकार जब हिंदी का ज्वाइन करता है किसी भी मीडिया चैनल में, तो आराम से उसको 20 से 25 हज़ार की नौकरी शुरू में ही मिलती है। और अगर आपने किसी बढ़िया संस्थान से मतलब बीए की डिग्री ली है या एमए की डिग्री भी ली है, और आपने 1 साल का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हिंदी पत्रकारिता का या टेलीविज़न का या जो दूसरे जनसंचार माध्यम हैं, तो आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। तो हमारा हिंदी में एक तरह से पहला जो एक तरह से मतलब मौका मिलता है हिंदी पढ़ करके स्नातक स्तर पर, और उसके बाद 1 साल आपको विशेष रूप से प्रशिक्षण लेना पड़ता है पत्रकारिता का, तो आपको ये अवसर मिलने लगता है। अब जो दूसरा क्षेत्र हिंदी का खुलता है वो थोड़ा बाद का है। जैसे आपने बीए पास कर लिया, और बीए पास करने के बाद जाहिर है कि मतलब आपको एमए की पढ़ाई करनी पड़ेगी, और एमए की जो ही आप हिंदी में एमए करते हैं तो आपके सामने दूसरा रास्ता खुलना शुरू हो जाता है। जैसे जब आप एमए की पढ़ाई शुरू करते हैं, एमए की पढ़ाई समाप्त करते हैं, तो आपके सामने जो सबसे बड़ा रास्ता खुलता है, आपने देखा होगा कि हमारे देश की राजभाषा हिंदी है, जिसको हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। और आज हमारे देश में 2 संस्थानों में हर जगह एक हिंदी विभाग होता है, जिसको हम लोग राजभाषा विभाग भी कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट भी कहते हैं, और या फिर कई जगह उसको हिंदी यूनिट भी कहा जाता है, हिंदी इकाई भी कहा जाता है, और कई जगह हम उससे कहते हैं कि जहाँ पर हिंदी में काम काज करने की व्यवस्था होती है। इस डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ा काम होता है कि इसमें जो लोग एक तरह से हिंदी में एमए की पढ़ाई करते हैं, एक और इसमें ज़रूरी जो अहम सवाल है कि आप जब भी हिंदी की पढ़ाई करें तो आप अंग्रेजी एक विषय बीए स्तर पर जरूर रखें। उससे आपका रास्ता मतलब कई तरफ खुलता है। अंग्रेजी की पढ़ाई करने से मुख्य विषय आपका हिंदी होगा, और जाहिर है कि बीए में आपको हिंदी के साथ 2 और विषय लेने होते हैं, चाहे आप इतिहास लें या अंग्रेजी लें। तो मेरी सलाह आपको है कि आप अंग्रेजी ज़रूर लें। दिल्ली विश्वविद्यालय में तो जो ये ढांचा बना है हिंदी पढ़ने का, उसमें आपको अंग्रेजी पढ़ना भी ज़रूरी होता है, और कहा जाता है कि आपके टीचर्स भी सलाह देते हैं कि आप हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी ज़रूर पढ़ें। तो जो आपका अनुवाद का जो क्षेत्र है, आज आप यह मान कर चलें कि अनुवाद का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम लोग यह भी कहते हैं कि अनुवाद जो है एक तरह से आपकी जो छोटी सी दुनिया है उसको एक बड़ी दुनिया में तब्दील करता है। आप सिर्फ हिंदी पढ़ करके या हिंदी में काम करके जितनी ऊंचाई प्राप्त करते हैं, थोड़ा सा आपको अंग्रेजी का ज्ञान होता है बीए स्तर पर, और आपने एमए हिंदी से किया है, तो आपके सामने दुनिया बहुत बड़ी हो जाती है। और कम से कम सरकार में जो 2 संस्थान हैं, एक सारे मंत्रालय हमारे सामने हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, चाहे वित्त मंत्रालय हो या गृह मंत्रालय हो या शिक्षा मंत्रालय हो, हर मंत्रालय में एक राजभाषा विभाग होता है, और राजभाषा विभाग में 2 तरह के लोग काम करते हैं। एक अनुवादक का कार्य होता है, अनुवाद का कार्य होता है, और दूसरा उस अनुवाद के कार्य को सुपरवाइज करने के लिए, उसको ठीक ठाक प्रमोट करने के लिए अधिकारी की नियुक्ति होती है। और इसमें जो हिंदी अनुवादक होते हैं वो अनुवाद का काम करते हैं, जो हिंदी अधिकारी होते हैं उस काम को एक तरह से एडिट करते हैं, संपादन करते हैं, उस काम को एक तरह से सही करते हैं। तो जो बात आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि आप जब एमए हिंदी कर लेते हैं और बीए में आपके पास अंग्रेजी होती है, तो आपके सामने एक तरह से सरकारी स्तर पर आप हिंदी अधिकारी की नौकरी आपको मिल सकती है और हिंदी अनुवादक की नौकरी मिल सकती है। तो पहला मैं कह रहा था कि सरकारी जो केंद्र सरकार के जितने ऑफिसेज हैं, जितने कार्यालय हैं, वहाँ पर हर कार्यालय में कम से कम एक हिंदी अधिकारी होता है, 2 हिंदी अनुवादक होते हैं, ये 3 आदमी जरूर होते हैं। और कई जगह जो मंत्रालय, बड़े बड़े मंत्रालय, वहाँ पर एक के साथ कई 5-5 हिंदी ऑफिसर होते हैं, कई जगह 10-10 हिंदी अनुवादक होते हैं। तो हिंदी अधिकारी और हिंदी अनुवादक की बहाली भारत सरकार हर वर्ष करती है, और हर वर्ष भारत सरकार को अच्छे अनुवादक की ज़रूरत होती है जो अच्छी हिंदी लिख सके, जो अंग्रेजी से हिंदी में अच्छे अनुवाद का कार्य कर सके। और आज भी हम लोग कहते हैं कि इस लेवल पर बहुत कम अच्छे अनुवादक मिलते हैं। आपकी हिंदी, आपने अगर हिंदी की पढ़ाई बहुत अच्छा से की है,
आपको हिंदी अच्छी लिखने आती है तो आपको जो परीक्षाएं आयोजित होती है हिंदी अनुवादक के लिए, उसमें आपको अनुवाद करने के लिए अंग्रेजी के कुछ पैसे दिए जाते हैं, जिसका आपको अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना होता है। और ठीक उसी तरह से कुछ शब्द ऐसे दिए जाते हैं जिसका हिंदी का अंग्रेजी में, अंग्रेजी का हिंदी में करना होता है। तो मेरा कहना है कि अनुवाद का क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है और भारत में कई विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर अनुवाद की पढ़ाई होती है। अलग से केंद्रीय हिंदी संस्थान है, यहाँ पर अनुवाद में प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम पढ़ाई होती है। और इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी अनुवाद का पूरा एमफिल और पीएचडी का प्रोग्राम चलता है। आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी जो हिंदी विभाग है वहाँ भी अनुवाद की पढ़ाई होती है। और जितने भी देश के अधिकांश विभाग हैं, हिंदी विभाग हैं, वहाँ पर अनुवाद की पढ़ाई होती है। तो आप अगर बीए के बाद अगर आप एमए में पढ़ाई दाखिला लेते हैं तो उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि आप अगर अंग्रेजी में बीए हैं और एमए हिंदी से कर लेते हैं तो यहाँ से ही आप एक तरह से हिंदी अनुवादक और हिंदी अधिकारी बनने के लिए एक तरह से आपकी योग्यता प्राप्त हो जाती है। और इसके साथ आप अगर 1 साल का अनुवाद का प्रशिक्षण का कार्यक्रम कर लेते हैं तो फिर आपको नौकरी एकदम तत्काल मिलती है। और आप जानते हैं कि हिंदी अधिकारी की जो सैलरी होती है बहुत अच्छी सैलरी होती है। जो क्लास 1 का ऑफिसर होता है गजटेड आज के डेट में 15,000 से लेकर के जो आगे का सैलरी पे है, वही सैलरी पे 15,000 ग्रुप 1 का जो होता है वो हिंदी अधिकारी को दिया जाता है। और ये मतलब भारत सरकार में या एक जो गजटेड रैंक ऑफिसर्स की जो सैलरी होती है वो हिंदी अधिकारी को मिलती है। और ये हिंदी अधिकारी सिर्फ मंत्रालय में नहीं होते हैं, बल्कि आप गौर करेंगे कि पिछले 2-3 वर्षों में हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले हैं उन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में यूनिवर्सिटी ने, यूजीसी ने कहा है कि हर जगह एक हिंदी विभाग होगा, जो हिंदी ऑफिशियल डिपार्टमेंट होगा, जो जहाँ पर एक तरह से एक हिंदी अधिकारी की नियुक्ति होगी, वहाँ पर हिंदी अनुवादक की नियुक्ति होगी, एक वहाँ पर हिंदी टाइपिस्ट की नियुक्ति होगी। तो अगर आपने एमए की पढ़ाई कर लेते हैं आप और उसके साथ अनुवाद का कोर्स भी कर लेते हैं तो आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी आप हिंदी अधिकारी बन सकते हैं। एमए करने के बाद आप हिंदी अनुवादक बन सकते हैं। और ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है हिंदी पढ़ने का। अब इसमें हम लोग कहते हैं कि जो तीसरा जो क्षेत्र है हिंदी में पढ़ने का, ये थोड़ा सा ऊपर के स्तर का है। और तीसरा स्तर है शिक्षण विभाग का है, मतलब टीचिंग से जुड़ा हुआ है। जैसे आप देखते हैं कि देश में जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेज हैं या जितने भी विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर हिंदी विभाग जरूर होता है। इसका मतलब कि हर स्कूल में हिंदी के कम से कम 5 टीचर होते हैं जो प्राइमरी से लेकर के 10वीं कक्षा तक पढ़ाते हैं या 12वीं तक पढ़ाते हैं। आप देखेंगे केंद्रीय विद्यालय या केंद्रीय जो विद्यालय संगठन है, लगभग 1 साल बीच करके हर साल वहाँ पर हिंदी के जो मतलब शिक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति होती है। प्राइमरी स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, जिसको आप पीजीटी कहते हैं, टीजीटी कहते हैं, और जिसको मतलब प्राथमिक स्तर पर कहते हैं। तो यहाँ भी सैलरी बहुत अच्छी होती है। इसमें बीए पास करने के बाद आपको प्राइमरी स्तर पर नौकरी मिलती है, फिर बीए पास करके आप प्रशिक्षण ले लेते हैं तो आपको मतलब टीजीटी का ग्रेड मिलता है। और अगर आपने मतलब एमए पास कर लिया है और आपने टीचिंग का बीएड का कोर्स कर लिया है तो आपको एक तरह से मतलब पीजीटी टीचर की सैलरी मिलती है। ये सैलरी बहुत अच्छी होती है। तो ये शिक्षण के स्तर पर हमारे सामने पहला वेन्यू यह खुलता है हिंदी पढ़ने के बाद। और इसमें हर साल केंद्रीय विद्यालय तो हैं ही आपके सामने, उसके साथ साथ राज्य के जितने भी स्कूल्स हैं या फिर आपके जितने भी मतलब पब्लिक स्कूल हैं, चाहे दिल्ली पब्लिक स्कूल हो, चाहे आपका जितने भी मतलब श्री राम स्कूल हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, इन सारे स्कूल में हिंदी की पढ़ाई होती है। तो हर साल बड़े पैमाने पर हिंदी शिक्षक की नियुक्ति होती है। इसमें जो दूसरा लेवल होता है महाविद्यालय का होता है। महाविद्यालय में जितने भी महाविद्यालय हैं हमारे देश में, वहाँ पर हिंदी का एक विभाग होता है। हो सकता है कि उस महाविद्यालय में इतिहास का विभाग भी हो, समाजशास्त्र का विभाग नहीं हो, एंथ्रोपोलॉजी का डिपार्टमेंट नहीं हो, या हो सकता है कहीं कहीं इकोनॉमिक्स की भी पढ़ाई नहीं होती हो। लेकिन हर महाविद्यालय में, हर कॉलेज में हिंदी की पढ़ाई ज़रूर होती है। और इस नाते हर कॉलेज में हिंदी के कम से कम 3 से 4 अध्यापक की नियुक्ति होती है।
और जो हिंदी के ये मतलब अब तो यूजीसी ने एक जैसा सबको मतलब पद एक जैसा कर दिया, जिसको हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं या सहायक प्राध्यापक कहते हैं या सहायक प्रोफेसर कहते हैं। तो ये जो सहायक प्रोफेसर होते हैं इनकी भी जो सैलरी होती है वह जो हमारे गजेटेड जो हमारे अधिकारी होते हैं उसी के समानांतर होती है। और ठीक इसी तरह से जितने भी विश्वविद्यालय हैं देश के, चाहे हमारे राज्य के विश्वविद्यालय हों चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हों, वहाँ पर हिंदी की पढ़ाई ज़रूर होती है। तो वहाँ पर एक तरह से हिंदी के आप सहायक प्रोफेसर बन सकते हैं, हिंदी में आप एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं और उसी तरह से हिंदी में आप प्रोफेसर बन सकते हैं। तो जो बात आपके सामने मैं कहने जा रहा हूँ कि हिंदी पढ़ना बड़ी बात है। हिंदी पढ़ करके आपके सामने नौकरी के बड़े बड़े अवसर खुलेंगे और इसीलिए हिंदी पढ़ करके आप कतई इस बात को महसूस नहीं करें कि अगर आपका दाखिला हिंदी के कोर्स में होता है तो आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलने वाली है। आप इस बात को ध्यान दीजिए कि अच्छी नौकरी उन्हें ही मिलती है जो मेहनत करते हैं, जिनके पास लगन होती है, जिनके पास अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की जद्दोजहद होती है। आप चाहे इतिहास पढ़ें और उसमें अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप कभी भी अच्छे हिस्टोरियन नहीं हो पाएंगे, कभी भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। आप इकोनॉमिक्स पढ़िए, उसमें अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो आपको कभी भी अच्छी नौकरी नहीं मिलने वाली है। यहाँ तक कि अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, अगर आप उसमें अच्छा नहीं करते हैं और उसमें आपको 60% से अधिक अंक नहीं आते हैं तो आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलने वाली है। ठीक उसी तरह से अगर आप हिंदी पढ़ते हैं और हिंदी पढ़ करके अगर आप एक अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छे लेवल पर जाते हैं, तो आपको अच्छी हिंदी सीखने के लिए जो मौके होते हैं सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज आपको मुहैया कराते हैं। और मैं कहूँगा कि अभी जो दाखिला हो रहा है उसमें आप हिंदी आप जम के पढ़िए। हिंदी को मान के चलिए कि हिंदी पढ़ना का मतलब है कि आपको पक्की नौकरी मिलेगी। कई बार आप इतिहास पढ़ करके, समाजशास्त्र की पढ़ाई करके या दूसरे विषय पढ़ करके जितनी जल्दी आपको नौकरी नहीं मिलेगी उतनी जल्दी आपको हिंदी पढ़ के नौकरी मिल सकती है। लेकिन जो बात आपके सामने मैंने रखी है कि यह तभी संभव है, ऐसा तभी हो सकता है जब आप मेहनत से हिंदी पढ़ें। अब जाहिर है कि मेहनत से हिंदी पढ़ने के लिए आपको क्या करना है। दिक्कत ये होती है कि हमारे जो विश्वविद्यालय का जो ढांचा है, जो कॉलेज का ढांचा है, वहाँ आप जब भी एडमिशन लेते हैं आमतौर से जो छात्र होते हैं हिंदी के कक्षा में नियमित रूप से नहीं जाते हैं। और जब आप कक्षा में नियमित रूप से नहीं जाएंगे तो आप ठीक से हिंदी नहीं सीख पाएंगे। कई बार हम लोग कहते हैं कि 1 घंटा हम क्लासरूम में हिंदी पढ़ कर क्या करेंगे। तो कई बार क्लासरूम जो टीचिंग होती है या जो हमारा क्लासरूम में जो प्रशिक्षण होता है तो वह आपको अपनी कक्षा में 1 घंटा बैठने की आदत डालता है। आप 1 घंटा क्लासरूम में बैठ करके आप टीचर्स को सुनते हैं कि वो क्या आपको पढ़ा रहा है, बीए में किस कवि के बारे में पढ़ा रहा है, किस लेखक के बारे में पढ़ा रहा है। और हिंदी भाषा और साहित्य पढ़ने का मतलब यह भी होता है कि आप कहीं ना कहीं आप उस देश के इतिहास को पढ़ रहे हैं, उस देश की संस्कृति से परिचित हो रहे हैं और उस देश का जो समाज है, समाज का जो ढांचा है। आप देखेंगे कि आप प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ते हैं, बड़े घर की बेटी कहानी पढ़ते हैं। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की शुरुआती कहानियों में से एक है, 1910 की कहानी है। आप इस कहानी को पढ़ करके आप यह देख सकते हैं कि कैसे एक भारतीय परिवार है जहाँ पर स्त्री है, जहाँ पर उसका पति है, जहाँ पर उसके ससुर हैं। ये पूरा एक फैमिली का स्ट्रक्चर है। मतलब भारतीय परिवार कैसा होता है या हमारे समाज का ढांचा कैसा होता है, यह आप एक कहानी पढ़ करके बढ़िया से जान सकते हैं। यह आपको दूसरे जगह, दूसरे विषय में यह पढ़ने का, यह जानने का मौका थोड़ा देर से मिलता है, लेकिन एक कहानी पढ़ करके आप उस परिवार को समझ सकते हैं। इसी के साथ उस कहानी को ध्यान से पढ़िए तो आपको यह भी दिखाई पड़ेगा कि उसमें जो नायिका है बड़े घर की बेटी में, उसका पति बनारस में काम करता है, मतलब बनारस में किसी सरकारी दफ्तर में काम करता है। इसका मतलब यह कहानी बताती है कि 1910 के आसपास भारतीय समाज में परिवर्तन हो रहा था। एक परिवार गांव में रहता था, परिवार का एक हिस्सा शहर में रह रहा था, उस शहर से गांव आता है, फिर शहर जाता है और धीरे धीरे एक तरह से हमारा सामाजिक परिवर्तन हो रहा था। तो हिंदी भाषा या हिंदी साहित्य पढ़ने का मतलब यह भी होता है कि उसके जरिए आप एक तरह से अपने समय को, अपने समाज को और अपने देश को या देश में जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है उसको आप ठीक ठाक समझने की कोशिश करते हैं। आप गौर करेंगे कि अगर आपको एक कवि तुलसीदास के रामचरितमानस को पढ़ते हैं आप, या कबीर की आप साखियाँ पढ़ते हैं, कबीर के पद पढ़ते हैं,
तो तुलसीदास और कबीर को पढ़ करके सिर्फ उसको आप दोहा या कविता मत समझिए। आप यह भी देखिए कि इस साहित्य के जरिए जो हमारा मध्यकालीन जो भारतीय समाज था, यह कैसा समाज था, उसमें वहाँ का नेचर कैसा था, प्रकृति कैसी थी, वहाँ के पहाड़ कैसे थे, वहाँ के उस समय कौन कौन सी नदियाँ थी, या हमारा जो भौगोलिक पूरा ढांचा कैसा था, यह आपको साहित्य बताता है कि आपका देश कैसा है, आपके देश की संस्कृति कैसी है, आपके देश का समाज कैसा है। यह सिर्फ हम लोग कहते हैं कि सिर्फ साहित्य ही इस बात की पूरी जानकारी दे सकता है। जितने की तरह की विधाएं हैं, वो विधाएं आपको उतनी जानकारी नहीं देगी। और जब आप ठीक से बीए की पढ़ाई हिंदी की करते हैं, और ये पढ़ाई अगर आप नियमित रूप से क्लासरूम में जाके करते हैं, और यह मान के चलें कि जो अच्छे कॉलेज होते हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ पर हिंदी को बहुत लोग व्यवस्थित तरीके से पढ़ाते हैं। और जो मैं आपसे कह रहा था कि बीए में जो पढ़ाते हैं, आप बीए में जाते जाते आपको एक और विकल्प मिलता है कि आप किस तरह के हिंदी के जो व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम हैं उसको कैसे आप पढ़ना शुरू करें। यह बीए के लेवल पर आपको टीचर आपके कॉलेज में भी बताना शुरू कर देता है। और कई कॉलेजेस में इस तरह की पढ़ाई भी होती है, जिसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि हिंदी को थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाना है, उसको व्यावसायिक बनाना है। और इसी को कहा जाता है कि हिंदी ये एक तरह से प्रयोजन मूलक हिंदी है, मतलब हिंदी पढ़ने का भी एक प्रयोजन है। आप हिंदी सिर्फ इस देश में रहने के नाते आपको हिंदी आती है, आप हिंदी समझ लेते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़े फ़ायदा की बात है। लेकिन आप अगर ध्यान से हिंदी पढ़ते हैं, तो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि हिंदी साहित्य पढ़ करके, हिंदी भाषा पढ़ करके आप अपने देश के भूगोल से, अपने देश की संस्कृति से, अपने देश के समाज से, अपने देश की जितने तरह के प्राकृतिक संसाधन हैं, आप जैसा मैंने कहा तुलसीदास के मानस को पढ़ते हैं, जायसी के पद्मावत को पढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद की कामायनी को आप पढ़ेंगे, या फिर ऐसे जितने हमारे महाकाव्य हैं, इनको हम लोग जब बीए कक्षा में पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ने से क्या मिलने वाला है आपको। लेकिन उसको आप पढ़िए और उसको ध्यान से रखिए। जब आप किसी अखबार में जब आप पत्रकार बनेंगे, और जिस दिन आपको एक रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कि सामाजिक जो परिवर्तन हो रहा है, या आज जो हमारे सामने जो बाजारवाद है, जो ग्लोबलाइजेशन है, इस परिवर्तन की प्रक्रिया को आप कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने समाज को 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक समाज जो पहले जैसा था, दूसरा जो परिवर्तन हो रहा है, और तीसरा परिवर्तन के बाद जो समाज आपका बनने वाला है। तो यह जो 3 तरह का हिस्सा है, आप देखेंगे एक अच्छी कहानियाँ पढ़ते हैं। जैसे पंकज बिष्ट एक बहुत अच्छे कहानीकार हैं, उनकी कहानी है बच्चे गवाह नहीं हो सकते। उसमें टेलीविज़न से, टेलीविज़न के विज्ञापन है, और विज्ञापन का प्रभाव जो हमारे समाज पर पड़ता है उसको उस कहानी में दिखा रहे हैं कि कैसे विज्ञापन देख करके बच्चा बोलता है कि मुझे भी बॉर्नवीटा चाहिए, मुझे भी हॉर्लिक्स चाहिए। तो यह विज्ञापन का प्रभाव है। लेकिन इस कहानी में यह दिखाने की कोशिश है कि उस विज्ञापन के प्रभाव के चलते कैसे हमारी जो मनुष्यता है, हमारा जो आपसी जो रिश्ता है, हमारा जो मन है, या हमारा जो तंत्र है हमारे मन को नियंत्रित करने वाला, कैसे एक तरह से हम लोग कहते हैं कैसे एक तरह से टूट रहा है, कैसे वो हमारे बीच से हमारे रिश्ते दरक रहे हैं। तो कई बार आप अच्छी कहानी पढ़ते हैं, अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ करके आप सामाजिक संबंधों को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आज आप देखेंगे किसान आंदोलन कर रहे हैं बाजारवाद वैश्वीकरण को लेकर के। तो इस वैश्वीकरण बाजारवाद की प्रक्रिया को समझने के लिए भी साहित्य और हिंदी भाषा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो दूसरी बात आपसे मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज के समय में जब आपका समाज बहुत तेज़ी से बदल रहा है, आप जानते हैं कि 1990 में या 90 के बाद जब एक तरह से जब नई सरकार बनी थी, तो उसमें 2 ऐसे फैक्टर्स थे, एक वैश्वीकरण की प्रक्रिया और दूसरी जो थी एक तरह से उदारीकरण की प्रक्रिया या भूमंडलीकरण की प्रक्रिया जिसको कहते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं ने हमारे समाज को 1990 के बाद बहुत गहराई से प्रभावित किया है। और आज हम जहाँ खड़े हैं, या आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं उस मोड़ को समझने में हमारा साहित्य बहुत मदद करता है। और हिंदी जो भाषा है और हिंदी भाषा में रचित या लिखा गया जो साहित्य है, यह इस प्रकार की सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को समझने में बहुत मदद करता है। तो जब आप किसी अखबार में पत्रकार होते हैं, तो इस परिवर्तन की प्रक्रिया, एक प्रक्रिया आप समाज में देखते हैं,
और लेखक अपने मन से कुछ नहीं लिखता है। एक लेख लिखने के लिए लेखक उसी समाज का अध्ययन करता है और फिर उस अध्ययन का जो निचोड़ होता है अपने लेख में, अपनी कहानी में आपके सामने रखता है। तो हम लोग कहते हैं कि साहित्य में कुछ भी झूठ नहीं होता। साहित्य में तिथि के सिवाय सब कुछ सच सच होता है। ठीक उल्टा कहा जाता है कि इतिहास में तिथि सही होती है और घटनाएं सारी कल्पित भी होती है और सही भी होती है, लेकिन उसमें तिथि ही महत्वपूर्ण होती है। साहित्य में घटनाक्रम महत्वपूर्ण होता है, तिथियां नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से इस पूरे परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने में अगर आप एक पत्रकार बनते हैं तो साहित्य आपकी बहुत मदद करता है। एक से एक हिंदी में ऐसे ऐसे लेख लिखे गए हैं। जैसे आपको एक लेखक की मैं चर्चा करूंगा, एक हिंदी के लेखक हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं। वो हिंदी में एक हिंदी प्रदीप करके अखबार पत्रिका निकालते थे और हिंदी प्रदीप में लगातार ऐसे ऐसे लेख छापते थे। उन्होंने 1906 में एक लेख छापा स्वतंत्र वाणिज्य, जिसको हिंदी में वो अंग्रेजी में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं स्वतंत्र वाणिज्य और उसका ब्रैकेट में लिखते हैं फ्री ट्रेड। आप कल्पना करिए कि 1906 में हिंदी का एक पत्रकार फ्री ट्रेड की चर्चा कर रहा है। तो आप हिंदी साहित्य जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको ऐसे ऐसे लेख मिलते हैं जो आपके पत्रकारिता के नज़रिए को, आपके समाज को समझने का जो नज़रिया है उसको बताते हैं। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो साहित्य होता है, ये जो हिंदी भाषा होती है, वह सिर्फ भाषा नहीं है, साहित्य नहीं है, बल्कि यह आपके भावों को, आपके विचारों को या को कहे कि बहुत समृद्ध बनाता है। और कहीं ना कहीं हम लोग ये भी कहते हैं कि साहित्य पढ़ने का, भाषा पढ़ने का यह भी अर्थ होता है कि यह आपको दुख में, आपको मुसीबत में एक ताकत भी प्रदान करता है। लेकिन जाहिर है कि हमने जो आपसे कहा कि हिंदी का जो पूरा तंत्र है, हिंदी पाठ्यक्रम का जो पूरा हिस्सा है, इसको पढ़ करके आप 3 तरह की नौकरी आपको मिलेगी। हो सकता है कोई और विषय पढ़ करके आपको नौकरी 3 तरह की नहीं मिले। एक, आप पत्रकार हो सकते हैं, आपको मीडिया में काम मिल सकता है। दूसरा, आप हिंदी के अनुवादक हो सकते हैं, हिंदी अधिकारी हो सकते हैं, बैंक में, सरकारी कार्यालय में। तीसरा, आप एक तरह से हिंदी के अध्यापक हो सकते हैं, हिंदी पढ़ा लिखा सकते हैं। और ऐसे और भी बहुत सारे मौके हैं जो आप पर निर्भर करता है कि आप अपने को कितना इस तरह से अच्छी हिंदी पढ़ करके, अच्छी हिंदी सीख करके अपने को कितना विकसित करते हैं। तो हिंदी पढ़ना एक तरह से अपने को समझना भी है, अपने देश को समझना भी है और साथ ही आपको रोजगार के अनेक अवसर आपको प्राप्त करने का मौका देगा। लेकिन बहुत सचेत होकर के हिंदी पढ़ना है। ठीक, हिंदी भी वैसे ही पढ़ना है जैसे आप विज्ञान की पढ़ाई करते हैं, जैसे आप मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी भाषा आप जानते हैं तो कक्षा में नहीं जाएं, आप टीचर की बात ध्यान से नहीं सुने, उस बात को ध्यान से सुनिए। क्लासरूम में बैठने की आदत डालिए 1 घंटा और फिर देखिए तब आपके अंदर एक कैसा उत्साह, कैसी एक ताकत मिलेगी आपको हिंदी पढ़ने का। तो ये कुछ हिंदी में मतलब रोजगार के जो अवसर है जो आपके सामने में रख रहा था और आगे हम इस पर आपसे बातचीत करते रहेंगे। निश्चित तौर पे आपने न सिर्फ हिंदी में रोजगार के बारे में बताया बल्कि हिंदी को कैसे पढ़ें इसका जानकारी भी आप हम लोगों को आज अभी बता रहे थे कि किस तरह के विज्ञान की तरह पढ़े। तो ये अच्छी बात है कि अगर हम हिंदी को हिंदी की तरह, हिंदी को विज्ञान की तरह अगर मनोयोग के साथ पढ़ें तो कई तरह के अवसर मिलेंगे। लेकिन एक बात जो सामने उभर कर आता है कि जो पढ़ाया जा रहा है, जो बीए के पाठ्यक्रम में हो और उसके बाद जब लोग जॉब करने जाता है तो वहाँ उसकी उपयोगिता, जैसा कि आम पाठक को लगता है कि इसकी उपयोगिता नहीं है, बगैर इसको पढ़े हुए भी हम जो काम असाइन किया गया है उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। यानी कि भाषा का अगर ज्ञान है तो हम काम को निष्पादन कर सकते हैं। तो क्या यह सोचना सही है या इसको दूसरे नज़रिए से देखना है कि जो हम पढ़े हैं हिंदी के पाठ्यक्रम में उसका उपयोग करें? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग बातचीत कर रहे थे कि हिंदी में कहाँ कहाँ आपको रोज़गार मिल सकता है। हमने एक मीडिया की चर्चा की। अब जैसे आप जब बीए की पढ़ाई करते हैं, एमए की पढ़ाई करते हैं हिंदी में, तो उसमें जो लेखों का जो चयन होता है इस तरह से चयन होता है कि आपको जितने भी तरह के क्षेत्र हैं हमारे समाज में, भूगोल का क्षेत्र है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो समस्त तरह के लेख हम उस पाठ्यक्रम में शामिल करें। जैसे भी मैंने आपसे एक लेख की चर्चा की बालकृष्ण भट्ट की स्वतंत्र वाणिज्य, और बालकृष्ण भट्ट जब 1906 में यह लेख लिखते हैं स्वतंत्र वाणिज्य, तो ब्रैकेट में लिखते हैं फ्री ट्रेड, ये शब्द देते हैं फ्री ट्रेड। अब सोचिए, जिस फ्री ट्रेड की चर्चा 1990 के बाद होती है पूरे ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में,
और आज आप गौर करेंगे कि आज सबसे अधिक डिमांड जो बाहर के इन्वेस्टर हैं हिंदुस्तान में, वो कहते हैं कि आप व्यापार में हर चीज़ को मुक्त कर दीजिए। और वैश्वीकरण की जो सबसे बड़ी जो डिमांड है कि हमारा जो व्यापार का जो टेरिटरी है, इसमें किसी भी तरह का दखल नहीं होना चाहिए सरकार का। जैसे मॉल आपके सामने है, तो मॉल के अंदर आपका पुलिस का कानून नहीं चलता है, किसी का कानून नहीं चलता। वहाँ पर जो उसका सृजन करता है, जो उसको बनाने वाला है, वो अपने हिसाब से सारे नियम कानून वो तय करता है कि इसमें कौन कौन सी दुकानें होगी, कौन कौन सी दुकानें नहीं होगी। जैसे पहले सरकार जब दुकानें बनाती थी तो कहती थी कि एक दवा की दुकान होगी, एक कपड़े की दुकान होगी, मतलब जनता की ज़रूरतों के हिसाब से दुकानें होगी। तो इस लेख को पढ़ करके आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो पाठ्यक्रम आपको इस बात की जानकारी देता है कि आप मतलब अपना जो इतिहास है, जब आप एक पत्रकार के रूप में जब आप एक राइटअप लिखते हैं मीडिया में वैश्वीकरण पर, तो वह लेख आपकी फिर मदद करेगा। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक मथुरा से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। शायद उनसे संपर्क टूट गया है। तो निश्चित तौर पे एक इतिहास का साहित्यकार आगे के समय को देखता है और समाज के चेतना क्या है, समाज के अंदर क्या चल रहा है, उसको भी उकेरने की कोशिश करता है। तो उनका जो नज़रिया होता है वो आगे का नज़रिया होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं जो फ्री ट्रेड की बात आप जहाँ तक कहें तो ये उसी नज़रियों को दर्शाता है। तो इससे हिंदी के छात्रों को समझने में और सीखने में मददगार साबित होगा कि किस तरह से हम घटने वाले या जो आगे आने वाले घटना है उसको हम देखें जी। तो एक तो पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष जो लोगों का कहना होता है कि कविता खास करके कविता को याद करके क्या करें। एक तो खुशी मिलती है, लेकिन खुशी के अलावा क्या मिलेगा? ये समय तो पैसा का समय है, तो क्या पैसा भी मिलेगा? देखिए, आप गौर करेंगे कि इधर हमारे देश में कई तरह के आंदोलन हो रहे हैं। आदिवासी समाज का आंदोलन हो रहा है, स्त्री समाज का आंदोलन हो रहा है, झारखंड से एक दर्शक और ऐसे बहुत सारे आंदोलन। इस पर चर्चा करेंगे। झारखंड से एक दर्शक है, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। सर, मैंने मैथ साइंस से इंटर पास किया सर। जी, सवाल पूछिए। सर, सवाल मैं मैथ साइंस से 3rd डिवीजन पास किया हूँ। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से सवाल पूछिए। सर, मैं मैथ साइंस से पास किया हूँ। हाँ। तो वो मेरा मैथ साइंस में किसी भी सब्जेक्ट में 45 नहीं है नंबर सर। तो हिंदी में कैसे इनको दाखिला मिलेगा? तो आप अभी रांची में है कि हजारीबाग में है? इनका मुख्य अगर सवाल यह है कि अगर 45% से कम मार्क्स हैं तो उनका दाखिला कहाँ मिलेगा, या हिंदी में अगर पढ़ के उसको आगे कैसे सफलता पा सकते हैं? देखिए, अगर आपके 45% है तो जाहिर है कि आपको अपने आसपास के कॉलेज में ही नामांकन मिलेगा। और अगर आपको नामांकन मिल जाता है, हिंदी भी एक विषय के रूप में लेते हैं, तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आमतौर से साइंस के छात्र बहुत मेहनत करते हैं, वो रोज़ 6 घंटा पढ़ाई करते हैं। आप देखिए कि आप हिंदी के छात्र हैं या हिंदी में जो पढ़ रहे हैं, आप कितनी देर मेहनत करते हैं। तो अभी कम से कम 6 घंटा मेहनत करिए। और मैं निश्चित रूप से कहूँगा, अगर आप बीए में 6 घंटा रोज़ पढ़ाई करते हैं तो आपका आगे का भविष्य बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी और आगे आपको नंबर भी अच्छे लाने पड़ेंगे और आपको फिर बेहतर करना पड़ेगा। और अगर आप हिंदी लेते हैं तो बीए में हिंदी लेने के साथ साथ जब ही आप बीए की पढ़ाई पूरी करते हैं तो आप कोशिश करें कि इसके बाद कोई हिंदी में जो प्रोफेशनल जो पाठ्यक्रम है, जैसे हिंदी पत्रकारिता का कोर्स है, आप उसका 1 साल का कोर्स कर लीजिए। आजकल फिर 2 साल का भी कोर्स होने लगा है। तो अगर आप ठीक ठाक करते हैं कोर्स, और ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई जो अच्छे संस्थान है वहाँ पर एक टेस्ट भी होता है जिसको हम लोग एडमिशन टेस्ट कहते हैं या एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। तो वहाँ पर आपको 45% नंबर ही से अधिक आपका है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप आराम से परीक्षा दीजिए, परीक्षा पास करिए, आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। वहाँ फिर मार्क्स आपके किसी काम का मदद नहीं करेगा। एक दिल्ली से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, कृपया सवाल पूछिए। सर, मैं पूछना था कि मैंने 11th और 12th में मैं सर मैं पूछना मेरा जी सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ, सवाल पूछिए। सर, मेरे पास 11th और 12th में कॉमर्स थी। हाँ बोलिए।
सर कॉमर्स का बच्चा हिंदी ऑनर्स कर सकता है सर, ये पूछना चाहता था मैं। ओके, इनके 11th-12th में इनके पास कॉमर्स था, कॉमर्स की पढ़ाई की है, अब वो हिंदी करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा बिल्कुल बिल्कुल आप ले सकते हैं। बीए में दाखिला के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप किस विषय में, आप साइंस में तो भी आप हिंदी की पढ़ाई कर सकते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है, आपके बस एडमिशन हो जाना चाहिए। जिस कॉलेज में आप नामांकन कराना चाहते हैं वहाँ का जो एक तरह से मेरिट लिस्ट है उसमें आपका परसेंटेज अब नाम आना चाहिए कि कितना परसेंट आपका मार्क्स है, तो आपका हिंदी ऑनर्स आराम से हो जाएगा और आप आराम से जब एडमिशन तो बहुत बढ़िया से पढ़ाई करिए। आगे रोजगार के बहुत से अवसर हैं। एक चीज़ और जो कहा जाता है कि भाषा की और लगाव जिसको हम लोग बोलते हैं नैसर्गिक यानी जन्मजात होता है, बाद में नहीं इसको डेवलप किया जाता है, क्या है सच्चाई इसके साथ है कि एक गलत धारणा है? नहीं, मुझे लगता है अमरेंद्र जी कि जैसे हम लोग जिस समाज के होते हैं उस समाज की एक भाषा भी होती है। मतलब जितने तरह का समाज है उसकी एक भाषा होती है। और कई बार हम लोग कहते हैं कि हिंदी भाषी समाज है, ये तमिल भाषी है या तेलुगु भाषी है, लेकिन वह भाषा जो आप अपने परिवार से सीखते हैं, जो समाज से सीखते हैं, वो एक व्यवहारिक बोलचाल की भाषा होती है। वह भाषा आपको प्रोफेशनली बहुत मदद करती है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि अच्छी भाषा जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस भाषा को अपने प्रोफेशन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, अगर आप हिंदी को एज ए प्रोफेशन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो जाहिर है कि आपको हिंदी में पढ़ाई ठीक से करनी पड़ेगी और बिना हिंदी में पढ़ाई किए वह चीज़ नहीं आ सकती है। और इसलिए भी ज़रूरी है कि जैसे मैं एक मॉरिशस का उदाहरण दूंगा आपको कि मॉरिशस में लोग बहुत अच्छी भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन आप जब हिंदी में बात करेंगे तो कई लोग को हिंदी समझ में नहीं आती है, जबकि हम यहाँ पर मानते हैं कि जो भोजपुरी बोलते हैं वे हिंदी भी समझते हैं। और वहाँ पर लेकिन ठीक उल्टा, उनको हिंदी नहीं आती, वो समझ लेंगे लेकिन हिंदी बोल नहीं पाएंगे आपको। तो इसका सीधा कारण है कि उन्होंने हिंदी की पढ़ाई एक तरह से स्कूल में या कॉलेज में नहीं की है प्राथमिक स्तर पर। अगर वे प्राथमिक स्तर पर हिंदी की पढ़ाई करेंगे तो फिर वो हिंदी को समझ पाएंगे, क्योंकि हर भाषा की अपनी एक शब्दावली होती है, बोलने का तरीका होता है, उसका एक व्याकरण होता है और बिना उसके बहुत मुश्किल है। ओके, मतलब सीखा भी जा सकता है अगर बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे यहाँ हमारे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगभग सभी विदेशी भाषाओं की पढ़ाई होती है। तो इसका जो क्वालिफिकेशन या कहें कि जो मतलब योग्यता इसकी है, आप +2 पास हो और आपका 45% मार्क्स हो, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप चाहे हिंदी से पढ़ाई किए हों या किसी भी विषय से, कॉमर्स से या साइंस से हो, अगर आप इंट्रेंस परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपका एडमिशन रशियन में हो जाता है, आपका फ्रेंच में, जर्मन में हो जाता है। उस भाषा को बीए लेवल में फिर वो भाषा पढ़ाना शुरू करते हैं। तो विदेश में भी कई जगह, जापान में या जर्मनी में या चीन में या हंगरी में जो हिंदी की पढ़ाई होती है, वो कई जगह एक तरह से बीए स्तर से हिंदी की पढ़ाई शुरू होती है। चलिए, वहाँ पर क से पढ़ाना शुरू करेंगे। अच्छी बात है। एक उत्तर प्रदेश से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। हाँ, मुझे जी सवाल पूछिए। मेरा भैया विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे वहाँ पर हिंदी सब कम है, वहाँ पर बोल सकते हैं। और आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कृपया फिर से सवाल पूछें। हमारे भैया जी पूछिए, आपके भैया क्या कर रहे हैं? बाहर में रहकर नहीं, उनको समझ नहीं पा रहे हैं। उनका थोड़ा और साफ बोलेंगे तो हमें सुनाई पड़ेगा। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, फिर से पूछिए। संपर्क टूट गया है जी। तो ये आम कह सकते हैं आम धारणा है लोगों में कि हम नहीं सीख सकते, अगर वो प्रयास करें तो जी बिल्कुल बिल्कुल सीख सकते। कोई भी आदमी भाषा को सीख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ तो दोनों है, इसका अपना ग्रामर है और साथ में इमोशनल अटैचमेंट भी है। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप हिंदी भाषी प्रदेश या हिंदी ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है, तो वहाँ आप बहुत जल्दी अच्छी हिंदी सीख सकते हैं। लेकिन इसमें 2 चीज़ें और आपकी मदद करती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो लड़के बीए में एडमिशन ले लेते हैं हिंदी ऑनर्स, अगर आप हिंदी में बीए की पढ़ाई कर रहे हैं या एमए की पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो एक चीज़ ज़रूर करिए, आप सिर्फ कोर्स की किताबें मत पढ़िए। उत्तर प्रदेश से फिर एक दर्शक है जी। नमस्कार, कृपया सवाल पूछिए। हाँ बोलिए। जी सवाल पूछिए।
हेलो जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सिविल सर्विस में, हेलो जी जी ये जो सिविल सर्विस की तैयारी के लिए हिंदी का क्या मतलब, उसमें कैसे तैयारी हम करें? पहले आप हिंदी अपना तो कॉमन सब्जेक्ट होता है ना उसमें। पहले आप अपना टीवी का वॉल्यूम कम करें, उसके बाद सवाल पूछें प्लीज़। हाँ, कर लिया। जी पूछिए सवाल। हेलो जी पूछिए, सवाल पूछिए। सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि सिविल सर्विस में हिंदी का क्या इम्पोर्टेंस है? हिंदी में मतलब ओके। तैयारी करने के लिए हम क्या क्या करें? ओके ओके। हिंदी तो कॉमन सब्जेक्ट है, हिंदी का तो एग्जाम आता है, इसमें पेपर आता है। हाँ हाँ हाँ, उनका पूछना है कि सिविल सर्विस में एक तो हिंदी सामान्य विषय के तौर पर रहता है और एक ऑप्शनल विषय भी रहता है, अनिवार्य विषय भी होता है, तो उसकी तैयारी कैसे करें? हाँ, देखिए हिंदी की तैयारी कई लोग मानते हैं कि हिंदी ऐसे ही पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे, लेकिन आपको बहुत टू द पॉइंट तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि जो परीक्षा, कोई भी परीक्षा होती है जिसमें पेपर सेट होते हैं, आप जो भी पेपर सेटर होता है वो कोशिश करता है कि उस विषय को पूरा कवर करे, तो ठीक उसी तरह से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और उस तैयारी में मतलब जाहिर है कि मतलब जो अच्छे अच्छे निबंध की किताबें हिंदी की है, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी की, रामविलास शर्मा की, रामचंद्र शुक्ल की, या मुक्तिबोध की, या अगे की, या निर्मल वर्मा की, जो अच्छे हिंदी के निबंधकार हैं, जो अच्छे हिंदी के इतिहासकार हैं, उनकी किताबों को बहुत ध्यान से पढ़िए। और अगर आपने हिंदी में अच्छे निबंध की किताबें पढ़ ली है, इतिहास को पढ़ लिया, और इसके लिए थोड़ा मदद करेगा, एनवीटी ने बहुत सारे कलेक्टेड वर्क छापे हैं, जैसे भारतेंदु के निबंधों का संचयन छापा है, बालकृष्ण भट्ट का छापा है, आपका रामविलास शर्मा का, जो भी बड़े बड़े निबंधकार हैं, लेखक, उनका छापा है। उन किताबों को ध्यान से पढ़िए, और फिर ध्यान से पढ़ने का मतलब है कि आप उसको गंभीरता से पढ़िए, उसको केयर करिए, और जो बात ठीक ठीक है टू द पॉइंट आपको लिखनी चाहिए। और उस कालखंड के परिप्रेक्ष्य में फिर बिल्कुल डिफरेंट टू द पॉइंट का मतलब होता है कि जिस संदर्भ में बात पूछी जा रही है उसी संदर्भ को ध्यान में रखें। साथ ही ऐसा नहीं कि मुख्य बात छोड़ दें और साथ के अगल बगल की सारी बातें लिखें, और जो मूल बात लिखनी है उसको हम नहीं चर्चा करें। हिंदी के जब हम लोग कॉपी करेक्शंस करते हैं हिंदी के छात्रों की, चाहे प्रतियोगिता परीक्षा की कॉपियाँ हम लोग के पास आती है, चाहे सिविल सर्विसेज की हो या कई जगह की हो, तो उसमें अधिकांश कॉपियाँ ऐसी होती है जो टू दी पॉइंट सवाल के जवाब नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हैं, एक सवाल उसमें आ रहा है कि सूरदास के दार्शनिक पक्ष की व्याख्या करें, तो इसमें आपको सूरदास की कविताओं का जो दार्शनिक पक्ष है उसी की व्याख्या करनी है। होता यह है कि लड़के सूरदास की जीवनी लिखने लगते हैं, उससे मध्यकाल के बारे में चर्चा करने लगते हैं, और आप सूरदास का जो दार्शनिक पक्ष है कि कैसे प्रेम का क्या दार्शनिक पक्ष है, अध्यात्म का क्या महत्व है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। तो जो सवाल पूछा जाए आप उसी का जवाब दीजिए और सारी चीज़ को भूल जाइए। और हिंदी के छात्रों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत, हम लोग जब करेक्शन करते हैं तो उसमें दिखाई पड़ता है। निश्चित तौर पे तो होना ही चाहिए, जो डेस्टिनेशन है तो उसके गोल है, गोल को समझकर उसके अनुसार काम करना चाहिए, न कि रास्ता में और जो अवरोध है उस पर ध्यान दिया जाए। तो ये टू द पॉइंट देखना पड़ेगा। और एक और ख़ास बात जो है कि डिफरेंट स्कूल्स हैं तो उनका एक पक्ष को नहीं जाने बल्कि सभी पक्षों को मिलाकर जो आपका या अभी वर्तमान परिस्थिति में उस पक्ष को कैसे रखा जा सके, कैसे सामंजस्य बिठाया जा सके, जिसे न्यूट्रल बोला जाता है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लड़कों से कहते हैं कि आप साहित्य के इतिहास की किताबें खूब पढ़िए, जैसे रामचंद्र शुक्ल को पढ़िए ध्यान से, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़िए ध्यान से, आप आपके इलाहाबाद के एक प्रोफेसर थे रामस्वरूप चतुर्वेदी, उनकी इतिहास किताब पढ़िए, और विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, एनसीईआरटी से, उसको भी पढ़िए। अगर आप 4 किताबें पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी पकड़ होती है। एक और मथुरा से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। सर ये पूछ रहा था जी, मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रश्न पूछने से पहले कृपया अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, उसके बाद ही प्रश्न पूछें, तब सुनाई पड़ेगी, अन्यथा सुनाई नहीं पड़ेगी। प्लीज़ सवाल पूछिए। हेलो जी, हमारा BA फाइनल कर चुका है, अब उनको आगे करना चाहिए।
आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कृपया टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, उसके बाद सवाल पूछें। ओके, बीए फाइनल कर चुके हैं, उसके आगे क्या करना चाहिए? बीए फाइनल किस सब्जेक्ट में किए हैं? अगर हिंदी में किए हैं तो और उसके आगे की पढ़ाई करें। अगर दूसरे अगर सब्जेक्ट में, आपने बीए अगर हिंदी से किया है तो जाहिर है कि आगे आप एमए हिंदी में एडमिशन ले लीजिए। और उसके साथ साथ अगर आप अध्यापक नहीं बनना चाहते हैं तो आपको एमए करते करते आपको, जैसे 2 मैंने कहा कि आपके सामने रास्ते खुलेंगे। एक आपके सामने मीडिया है, आप किसी भी अखबार में संपादक, उप संपादक की नौकरी कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1 साल का मास मीडिया का डिप्लोमा या डिग्री कोर्स करना पड़ेगा। और ठीक उसी के साथ साथ अगर आप हिंदी अधिकारी या हिंदी अनुवादक बनना चाहते हैं तो आपको 1 साल का अनुवाद का पाठ्यक्रम में भी एडमिशन ले लेना चाहिए। तो ये दोनों काम आप साथ साथ कर सकते हैं। तो दोनों काम साथ साथ कर करके कई बार कई संस्थान की ये दिक्कत होती है कि उनका अगर फुल टाइम कोर्स होता है तो उसमें आप एक जगह से एक ही कोर्स कर सकते हैं। इन कई जगह पार्ट टाइम भी होता है तो पार्ट टाइम भी आप कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत मेहनत से करना होगा और उसमें अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। जैसे होता है कि हम लोग 10 छात्र हैं तो आपका नंबर मतलब सबसे 1-2 नंबर वाले पर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सबसे आप आखिरी में रहें। ओके, तो कोशिश होनी चाहिए कि आपको ऊपर से अपने को मतलब बेहतर बनाएं, 60% नंबर लाएं, 70% लाएं, तब आप देखेंगे कि बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि एक चीज़ जो मैं आपसे बार बार कहूँगा कि हिंदी के जो पढ़ने वाले हम लोग छात्र होते हैं, अध्यापक होते हैं, हम लोग महसूस करते हैं कि हिंदी को जब तक हम लोग पढ़ते हैं बहुत सीरियसली नहीं लेते। मानते हैं कि हिंदी हमें आती है तो हम हिंदी में सब कुछ समझ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हिंदी भाषा या हिंदी पत्रकारिता की या हिंदी अनुवाद की पढ़ाई भी उसी तरह से साइंस है, उसी तरह से विज्ञान है। जैसे आप विज्ञान की पढ़ाई करते हैं वैसे हिंदी की पढ़ाई करते हैं। यहाँ तक कि जो अच्छे संस्थान हैं, JNU जैसे संस्थान हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी या दूसरे, वहाँ पर आपको बोलने के लिए आपको लैंग्वेज एक लैब भी होता है जहाँ पर आपको बोलने का अभ्यास कराया जाता है, कैसे आपको बोलना है, कैसे आपको अपनी बातचीत रखनी है। तो जबकि सारे के सारे छात्र हिंदी भाषी प्रांत से आते हैं, लेकिन फिर भी उनको उसका अभ्यास कराया जाता है कि आप और बेहतर कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको ध्यान में रखें। बोलने की ट्रेनिंग दीजिए। जी, बोलने की ट्रेनिंग भी होती है वो। कई बार आप जब इंटरव्यू देंगे किसी हिंदी ऑफिसर्स की या हिंदी पत्रकारिता की, जैसे आप NDTV में जाते हैं हिंदी पत्रकारिता के पत्रकार के रूप में इंटरव्यू देने, तो आपसे जब बातचीत करेंगे तो आपके आवाज़ को भी वो टेस्ट करेंगे कि आपकी आवाज़ कैसी आवाज़ आ रही है। जब वो आवाज़ मतलब जब माइक पर आएगी, जब मीडिया में आएगी तो कैसी आवाज़ गूंजेगी आपकी, उसमें वाइब्रेशन होगा या वाइब्रेशन नहीं होगा। तो ये सब आपको मतलब एक ट्रेनिंग के तहत ठीक ठाक करना होता है। ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि हम हिंदी में बोलते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं। हर शब्द का उच्चारण अलग अलग होता है, अलग तरीके से शब्द बोले जाते हैं, वाक्य भी उसी तरह से बोले जाते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप BA के बाद MA में जब ही एडमिशन लें उसके साथ साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स भी ज्वाइन कर लें, पत्रकारिता का या अनुवाद का। अगर आपका टीचिंग में जाने का मन है स्कूल में तो आप B.Ed का कोर्स ज्वाइन कर लें, आपको बहुत जल्दी नौकरी मिल जाएगी B.Ed करते ही। क्योंकि इस ओर लोगों का रुझान कम है, संख्या कम है, तो निश्चित तौर पे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सब तो इस विषय का खासियत है कि आप जिस भाषा में हर दिन बात करते हैं उस पर आपको रोज़गार भी मिल जाए, तो निश्चित तौर पे अच्छी बात है। और हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि वैसे लोग भी इसमें बहुत हैं जो काम तो दूसरा करते हैं लेकिन शौकिया तौर पे हिंदी पढ़ते हैं जी। तो वो उनके द्वारा जो सृजन किया जाता है और जो एक काम के तौर पर सृजन कर रहे हैं, तो इस दोनों में अंतर क्या है? देखिए, एक तो हम लोग कहते हैं कि समाज में जो भी होता है वह हर आदमी की रुचि अलग अलग होती है। मतलब कला, साहित्य, संस्कृति में तो कई लोग की रुचि साहित्य पढ़ने में होती है, तो साहित्य पढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे शौकिया लिखना शुरू कर देते हैं, तो वे एक अलग तरह से लिखते हैं। लेकिन जो इसको एक लक्ष्य मान के काम करते हैं तो उनके सामने पूरा एक लक्ष्य होता है कि हमें यह प्राप्त करना है। हम लोग कहते हैं कि एक लेखक जो होता है वो लेखक एक तरह से उस लेखन के जरिए अपने समय और समाज को ठीक ठीक समझना चाहता है, उस इतिहास को भी समझना चाहता है जिसके ज़रिए मतलब वो सारी चीज़ें आपके सामने बन करके आ रही है। और लेकिन एक शौकिया लेखक के सामने ये सवाल नहीं होते। शौकिया लेखक को जब समय मिलता है वो लिख लेता है, जब समय मिलता है उसको पढ़ लेता है, या समय मिलता है टीवी देख लेता है, समय नहीं मिला तो टीवी नहीं देखा। लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो काम करते हैं, वो रोज़ अखबार पढ़ेंगे,
या फिर रोज़ मतलब जो काम होता है लिखने का काम रोज़ करते हैं। जैसे हिंदी में राजेंद्र यादव हैं या चित्रा मुदगल हैं या भीष्म शाहनी थे, ये लोग मतलब रोज़ लिखते थे। लेखन को अपना एक कहिए कि मतलब एक अपनी ताकत मानते थे। वो कहते थे कि लेखन सिर्फ मतलब हम शौकिया नहीं लिख रहे हैं, बल्कि लेखन के जरिए ही एक तरह से अपना पूरा जीवन चलाते हैं। जैसे राजेंद्र यादव ने कभी नौकरी नहीं की, लेकिन वो उस लेखन के जरिए ही सारा काम करते रहे। ओके, चलिए, तो उन लोगों के लिए जो लेखन को या भाषा को एक दो बात पर हम लोग और ध्यान रखें। मैं बार बार छात्रों से कहता हूँ कि जब आप हिंदी में नामांकन लेते हैं तो आप दो काम ज़रूर करिए। आप रोज़ हिंदी का एक अखबार ज़रूर पढ़िए और आदत डालिए अखबार पढ़ने का। उसमें सिर्फ न्यूज़ मत पढ़िए, जो उसमें व्यूज़ जो विचार होते हैं। अखबार के दो पक्ष होते हैं, एक समाचार का पक्ष होता है, एक विचार का पक्ष होता है। दोनों को ध्यान से पढ़िए, उससे धीरे धीरे आपका दिमाग विकसित होगा, एक माइंड सेट बनेगा अपने समय को समझने का और अपने समाज को समझने का। और तभी आप पत्रकारिता में भी अच्छा कर पाएंगे, आप एक अच्छे अनुवादक हो पाएंगे और एक अच्छे आप अध्यापक भी हो पाएंगे। और ठीक इसी तरह से हिंदी की कोई ना कोई पत्रिका आप ज़रूर पढ़िए। जैसे हंस पढ़िए या ज्ञानोदय पढ़िए या कथा देश पढ़िए या आजकल पढ़िए या योजना पढ़िए या कुरुक्षेत्र पढ़िए। तो इन हिंदी में जो पत्रिकाएं हैं, इनको पढ़ने से आपको ग्रामीण भारत की जानकारी मिलेगी। योजना पढ़ेंगे तो भारत का जो अर्थशास्त्र है उसकी जानकारी मिलेगी। आप हंस और ज्ञानोदय या आजकल पढ़ेंगे तो साहित्य, कला और संस्कृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसकी जानकारी मिलेगी। और ये चीज़ें आपको एक तरह से काफ़ी ताकत देती है कि आप अपने समय को समझते हैं, अपने देश के इतिहास को समझते हैं। और तब आप एक पत्रकार के रूप में जब उनका उपयोग आप करना शुरू करते हैं तो आपको देखते हैं कि फिर आपके सामने एक बड़ा अच्छा लेखन का पक्ष होता है। आप जब लिखते हैं न्यूज़ के रूप में उस आर्टिकल को तो उसको पढ़ा जाता है। और आज मतलब ऐसे रिपोर्टर की बहुत ज़रूरत है जो अच्छी क्रिएटिव रिपोर्टिंग करें, जिसको हम लोग कहते हैं कि रचनात्मक एक तरह से पत्रकारिता करें, क्रिएटिव पत्रकारिता करें। तो ये ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को पढ़ें। आप अच्छे अनुवाद की किताब पढ़ें। हिंदी में जितने विश्व के बड़े बड़े कथाकार हैं, बड़े बड़े इतिहासकार हैं, सबकी किताबें हिंदी में उपलब्ध हो गई है। अंतोनियो ग्राम्सी से लेकर के कार्ल मार्क्स से लेकर के एरिक हॉब्सन से लेकर के सबकी किताबें हिंदी में आ गई। उनको पढ़ें और देखें कि कैसा अनुवाद किया गया है। तो हम दोनों तरह से पढ़ें उसको, एक पाठक के रूप में पढ़ें, एक जो अनुवाद की कला है उस रूप में भी पढ़ें कि कैसे अनुवादक ने इसका अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी में किया है। ठीक। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। और पत्रकारिता में भी उसका क्या प्रवृत्ति है, क्या उसके तौर तरीके हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे दूसरे दिन में। और अन्य विषय, खास करके उन विषयों जिसके पढ़ने के पहले लोग सोचता है, जिसे लेने अगर दाखिला ले कि नहीं, कई तरह की बातें होती है। इस पर हम लोग चर्चा अभी जारी रखेंगे। इसको कई भाग में हम लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके कैसे कैसे इसको आगे बढ़ेंगे। तो आप हमारा कार्यक्रम हर दिन देखते रहिए और हर दिन एक नए विषय के में क्या रोजगार के अवसर हैं उसको जानिए। तो इस उम्मीद के साथ कि यह लेक्चर आप सबको अच्छा लगेगा। आज कार्यक्रम को विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद और आपकी ओर से डॉक्टर देवेंद्र चौबे को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी सरल भाषा में और काफ़ी अच्छे तरह से हिंदी में रोजगार के क्या अवसर हैं और कैसे उस अवसर को आप पा सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी। इसके लिए एक बार फिर से उनको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।